नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुद्गल। खबरों की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले हेडलाइंस के साथ। ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया में बढ़ा भारत का मान। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा की शुरुआत करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान के साथ सीमा का संघर्ष नहीं बल्कि सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष। ऑपरेशन महादेव के तहत सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कार्रवाई। श्रीनगर के लिडवास में 3 आतंकवादी ढेर, इलाके की कड़ी घेराबंदी। पी चिदम्बरम के विवादित बयान पर भड़की भाजपा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, पाकिस्तान की भाषा न बोले कांग्रेस, पाकिस्तान को क्लीन चिट देने पर उठाए सवाल। थाईलैंड कंबोडिया बिना शर्त संघर्ष विराम पर सहमत। आज रात 12 बजे से संघर्ष विराम होगा प्रभावी। 4 दिन के खूनी संघर्ष के बाद दोनों देशों के बीच लौटी शांति। और दिव्या देशमुख ने जीता शतरंज का फीडे महिला विश्व कप। फाइनल के टाई ब्रेकर में हमवतन कोनूर हम्पी को दी मात। बनी भारत की चौथी महिला और कुल 88वीं ग्रैंड मास्टर। दो बार लोकसभा की कार्रवाई के स्थगित होने के बाद लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चर्चा की शुरुआत करते हुए ऑपरेशन सिंदूर पर जानकारी दी। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए इस ऑपरेशन में शामिल सेना के बहादुर जवानों को नमन किया। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देते हुए बताया कि हमारी सेनाओं द्वारा की गई वेल कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स ने 9 टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट्स को प्रिसिशन के साथ हिट किया। इस सैन्य कार्रवाई में एक अनुमान के अनुसार करीब 100 से अधिक आतंकवादी, उनके प्रशिक्षक, हैंडलर और सहयोगी मारे गए हैं। हमारी सेनाओं द्वारा की गई वेल कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स ने 9 टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट्स को प्रिसीजन के साथ, सटीकता के साथ हिट किया। और इस सैन्य कार्रवाई में एक अनुमान के अनुसार 100 से अधिक आतंकवादी, मैं बहुत संभल कर बोल रहा हूं अध्यक्ष महोदय, हमारी फिगर गलत ना होने पाए, फिगर इससे बहुत अधिक है। 100 से अधिक आतंकवादी, उनके ट्रेनर, उनके प्रशिक्षक, उनके हैंडलर, लश्कर-ए-तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों से संबंधित थे। ये वही आतंकी संगठन हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सेना और ISI का, जिन्हें खुला समर्थन प्राप्त है। अध्यक्ष रक्षा मंत्री ने जानकारी दी कि 10 मई 2025 को रात लगभग 1:30 पर पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर भारत के ऊपर मिसाइल ड्रोन का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान के इस हमले के जवाब में हमारी कार्रवाई साहसिक, ठोस और प्रभावी रही। उन्होंने ये भी बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में ट्राई सर्विसेज कोऑर्डिनेशन का शानदार उदाहरण बना। ऑपरेशन सिंदूर ट्राई सर्विसेज कोऑर्डिनेशन का एक बेमिसाल उदाहरण था। जब भारतीय वायुसेना ने आसमान से हमले किए, हमारी थल सेना ने जमीन पर मोर्चा संभाल लिया। हमारे जवान नियंत्रण रेखा पर पूरी ताकत से डटे रहे और पाकिस्तान की हर हरकत का करारा जवाब दिया। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा जारी है। चर्चा में भाग लेते हुए केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूपीए के शासनकाल में देश भर आतंकवाद फैला रहा और तत्कालीन सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकी। आपके यूपीए के शासनकाल में 2004 से 14 तक इस देश में आतंकवाद पनपा है, उसको जगह मिली है और उसको पनाह मिला है। कितनी घटनाएं हुई देश में आतंकवाद की, पूरा सुनो। कहां हुआ? कितने नागरिक मारे गए, कितनी महिलाएं विधवा हुई, कितने बच्चे मारे गए? कभी आपने सोचा?
और खबरों में आगे, केंद्र सरकार ने डिजिटल भुगतान प्रणाली को सुरक्षित बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण साइबर सुरक्षा उपाय किए हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में लिखित जानकारी दी कि भारतीय रिजर्व बैंक, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और सरकार मिलकर समय समय पर जरूरी कदम उठा रही है। आरबीआई ने फरवरी 2021 में डिजिटल पेमेंट सुरक्षा नियंत्रण पर दिशा निर्देश जारी किए थे, जो बैंकों को न्यूनतम सुरक्षा मानक अपनाने के लिए बाध्य करते हैं। वहीं एनपीसीआई ने यूपीआई धोखाधड़ी को रोकने के लिए डिवाइस बाइंडिंग, 2 स्तरीय प्रमाणीकरण यानी पिन और लेन देन की सीमा जैसे उपाय लागू किए हैं। इसके अलावा साइबर अपराध से बचाव के लिए एसएमएस, रेडियो और जन जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। गृह मंत्रालय ने साइबर अपराध रिपोर्टिंग के लिए पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया है। दूरसंचार विभाग ने भी डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म और चक्षु सुविधा शुरू की है, जिससे लोग किसी संदिग्ध कॉल या मैसेज की रिपोर्ट कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के लेटवास इलाके में आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। ऑपरेशन महादेव के तहत सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। लेटवास के जंगल में आतंकियों की सूचना मिलने के बाद भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त अभियान में इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया। बिहार में एसआईआर के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को जारी होने वाली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने आयोग को सुझाव दिया है कि वह मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने के लिए 11 दस्तावेजों के अलावा आधार और वोटर आईडी कार्ड को भी मंजूर करने पर विचार करें। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि सिर्फ आधार ही नहीं, बल्कि 11 में से 11 दस्तावेज भी जाली दिखाए जा सकते हैं। ये एक अलग मुद्दा है। अगर कोई फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल करता है तो आयोग उस पर कानूनी कार्रवाई करे। कोर्ट ने कहा कि आयोग का उद्देश्य व्यापक समावेशन होना चाहिए। हालांकि चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि राशन कार्ड, आधार और वोटर आईडी में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, इसलिए सिर्फ इन दस्तावेजों को आयोग स्वीकार नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए चुनाव आयोग के 24 जून के निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। कोर्ट मामले की विस्तृत सुनवाई की तारीख बुधवार को तय करेगा। और बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे, पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में सीबीआई ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा मामले से जुड़ी अपनी रिपोर्ट लोकपाल को सौंपी। लोकपाल ने पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में सीबीआई को महुआ मोइत्रा के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया था। लोकपाल ने सीबीआई को निर्देश दिया था कि महुआ मोइत्रा के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत मामला दर्ज कर जांच की जाए। इसके साथ ही लोकपाल ने जांच एजेंसी को यह कहा था कि वो जांच करने के बाद लोकपाल के सामने रिपोर्ट पेश करे। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के विवादित बयान ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। चिदंबरम ने एक इंटरव्यू में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सवाल पर भाजपा हमलावर है। मामले में भाजपा ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि एक बार फिर कांग्रेस पाकिस्तान को क्लीन चिट देने के लिए दौड़ पड़ी है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसा क्यों है कि जब भी हमारी सेनाएं पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का सामना करती हैं तो कांग्रेस के नेता भारत के विपक्ष की बजाय इस्लामाबाद के बचाव पक्ष के वकील ज्यादा लगते हैं। अमित मालवीय ने आरोप लगाया है कि जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है तो कोई अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस के साथ ऐसा कभी नहीं होता। वो हमेशा दुश्मन की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। कैश बरामदगी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस वर्मा के वकील कपिल सिब्बल ने सुनवाई के दौरान कहा कि हाउस कमेटी की रिपोर्ट याचिका के साथ क्यों नहीं लगाई गई। उन्होंने साथ ही मामले की सुनवाई 1 से 2 दिन टालने की मांग की। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल द्वारा आज प्रस्तुत दलीलें सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई बुधवार को निर्धारित की। थाईलैंड और कंबोडिया के नेताओं ने सोमवार को आधी रात से प्रभावी संघर्ष विराम पर सहमति जताई है।
ये फैसला दोनों देशों के बीच एक दशक में सबसे भीषण झड़पों को रोकने के लिए लिया गया है, जो 5 दिन से जारी थी। मलेशिया के प्रधानमंत्री और आसियान के मौजूदा अध्यक्ष अनवर इब्राहिम की मेजबानी में कुआलालंपुर में हुई बैठक के दौरान दोनों पक्ष संघर्ष विराम और सीधी बातचीत फिर शुरू करने पर सहमत हुए। सीमा विवाद के चलते गत गुरुवार को शुरू हुए संघर्ष को रोकने के लिए अनवर ने जल्द बातचीत का प्रस्ताव दिया था। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों नेताओं से फोन पर बात की और चेतावनी दी कि यदि हिंसा नहीं रुकी तो अमेरिका व्यापार समझौते पर आगे नहीं बढ़ेगा। तनाव तब और बढ़ गया जब मई के अंत में एक संक्षिप्त झड़प के दौरान एक कंबोडियाई सैनिक की मौत हो गई थी। इसके बाद दोनों पक्षों ने सीमा पर सैन्य तैनाती बढ़ा दी थी, जिससे थाईलैंड की नाजुक गठबंधन सरकार संकट में पड़ गई। कंबोडियाई प्रधानमंत्री ने बैठक के बाद कहा कि आज की बैठक सकारात्मक रही। हम आशा करते हैं कि यह संघर्ष रोकने की दिशा में निर्णायक साबित होगी, जिसने कई लोगों की जान ली और सैकड़ों को विस्थापित किया। वहीं थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने कहा कि हम संघर्ष विराम के लिए सहमत हैं और इसे ईमानदारी से और पूरी निष्ठा के साथ लागू किया जाएगा। भारत की युवा चेस प्लेयर दिव्या देशमुख ने महिला चेस वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीत लिया है। सिर्फ 19 साल की दिव्या ने जॉर्जिया में हुए इस वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत की ही दिग्गज खिलाड़ी कोनेरू हम्पी को शिकस्त देते हुए ये खिताब जीत लिया। इसके साथ ही वो वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला चेस स्टार बन गई हैं। पिछले साल ही दिव्या ने जूनियर वर्ल्ड चैंपियन का खिताब जीता था। दिव्या देशमुख ने कोनेरू हम्पी को टाई ब्रेक में हराकर 2025 की फीडे महिला विश्व कप चैंपियन बनने के साथ साथ भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर भी बन गई हैं। इतना ही नहीं, इस खिताबी जीत के साथ ही दिव्या देशमुख ने भारत की चौथी महिला ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव भी हासिल कर लिया है। इससे पहले रविवार को दोनों के बीच खेला गया दूसरा गेम भी ड्रॉ रहा था। और इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और शरद को दीजिए अनुमति। नमस्कार।